हेलो साथियों, आप सभी का एक और नई क्लास में स्वागत है। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार, जो अध्याय 9 है हमारा। ओके, पार्ट 1 है। अध्याय 9 है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। इसके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों देखेंगे साथियों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 13 है इसमें। ओके, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आज की इस क्लास में 22 है। तो शुरू करें क्लास। एक चीज बताऊं आपको कि आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, ताकि सभी पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर के पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे, नोट्स के पीडीएफ देखने को मिल जाएंगे, सभी आप पर देखने को मिल जाएंगे। और क्लास में आगे बढ़ने से आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि एग्जाम स्ट्रीट चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी क्लास आप तक पहुंचे, किसी क्लास से आप वंचित ना रहे साथी। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना समय गवाए। आज का पहला प्रश्न है कि वस्तु और सेवाओं का व्यापारी प्रस्ताव विक्रेता। आज का नहीं, इस क्लास में जो भी नवाध्याय है उसका पहला प्रश्न है नवाध्याय का, कि वस्तु और सेवाओं का व्यापार प्रस्ताव विक्रेता क्या कहलाता है। तो व्यापार कहलाता है। किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का हम बेचते हैं, खरीदते हैं, क्या कहते हैं, उसको व्यापार करते कहना कहते हैं। दूसरा है कि असम राज्य का जोन बील मेला संभावित रूप से भारत का एकमात्र मेला है जो जाना जाता है वस्तु विनिमय व्यापार के लिए। किसी भी वस्तु खरीदते के बेचते उसके वस्तु के बदले वस्तु खरीदना। ओके, ये इसका व्यापार का खनन कहलाता है। तीसरा, प्राचीन समय में रेशम व्यवसायिक मार्ग सम्मिलित था रोम को चीन से। इससे रोम को चीन से व्यवसायिक मार्ग था ओनली फॉर रेशम का, चीन से। चौथा क्वेश्चन, 17वीं और 18वीं शताब्दी में किन लोगों द्वारा दासों का व्यापार किया जाता था। डचों और स्पेनी द्वारा। किसका? जो दास होते थे उसका व्यापार किया जाता था डचों और स्पेनियों के द्वारा किया जाता था। छठा, विश्व व्यापार में किस वस्तु समूह का मूल्य सबसे अधिक है। विश्व व्यापार में किस वस्तु समूह का मूल्य? तो कृषि उत्पाद का। आज किस विश्व में सबसे ज्यादा कृषि उत्पाद का सबसे अधिक मूल्य है मेरे साथियों में। छठा क्वेश्चन है मेरे भाइयों की, वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। यानी कि जो वर्तमान में सबसे बड़ा व्यापार करने वाला देश कौन सा है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसमें सबसे ज्यादा व्यापार किया जाता है। छठा क्वेश्चन है कि गेट किस वर्ष व्यापार संगठन WTO में स्थानांतरित हुआ। क्या है? गेट किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन में रूपांतरित हुआ। तो सर 1997 में हुआ था। आठवां है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय निम्न से किस नगर में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये मिलान में है सर। कहाँ पर? मिलान शहर है। नौवां, आसियान व्यापार समूह में निम्न में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं है। मलेशिया है साथी, जो राष्ट्र सम्मिलित उसमें नहीं है। 10वां, क्या है, आसियान का मुख्यालय है। तो ये जकार्ता में है। कहाँ पर है? जकार्ता में है साथी। 11 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मार्ग पतन है। निम्न में से कौन सा मार्ग पतन है। ओनोबुदु। कौन सा है? ओनोबुदु। आगे सम्मेलन की मिलान कीजिए। तो मिलान करना है आपको, तो इसमें उत्तर दिया गया है कि आसियाना का इसमें हो जाएगा जकार्ता, CIS का हो जाएगा इसमें मिन्स्क, ओफेक हो जाएगा इसमें वियना, यूरोपियन यूनियन का ब्रुसेल यूनियन यूनियन मॉन्टेवियन होगा, मॉन्टेवीडियो हो जाएगा। ये तो प्रादेशिक समूह और ये मुख्यालय है साथ में। रिक्त एक चीज समझ में नहीं आया कि मुझे पता है क्या, यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन यूनियन, इसके दो मुख्यालय हैं साथियों, ब्रुसेल्स और मॉन्टी वीडियो। ओके, इस प्रकार है। दूसरे रिक्तिस्तान की पूर्ति के लिए पहला है कि आदिम समाज में व्यापार का आरंभ स्वरूप विनिमय स्वरूप व्यवस्था थी। कौन सी? खरीद वस्तु के बदले वस्तु को में इस प्रकार की विनिमय थी साथियों। दूसरा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार उत्पाद में विशिष्टीकरण का परिणाम है। तीसरा, व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल है। तो ये परिणाम हो सकता है, इसका परिणाम कहलाता है। चौथा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार की दुनिया के परिवेश द्वारा पोता स्तरीय पतन। क्या है? दुनिया के परिवेश द्वारा पोता स्तरीय तथा पतन होते हैं। क्लियर। पांचवा है कोपेनहेगन बाल्टिक बाल्टिक क्षेत्र के लिए आंथ्रोपोपतन है। क्लियर। ऐसे इतने खतरनाक आगे प्रश्न आएंगे। आप दिया गया नीचे की सत्य असत्य की जांच कीजिए। तो पहला है कि व्यापार का तात्पर्य वस्तुओं को सेवाओं के स्वैच्छिक आदान प्रदान से होता है। बिल्कुल सत्य है। दूसरा, सघन बसाव वाले देशों में आंतरिक व्यापार कम होता है। बिल्कुल। अब सघन बसाव वाले क्षेत्रों में आंतरिक व्यापार ज्यादा होता है साथ में। क्लियर हुआ। तीसरा, द्विपार्श्विक व्यापार में देशों की द्वारा एक दूसरे के साथ किया जाता है। बिल्कुल सत्य है मेरे भाइयों। चौथा कहते हैं कि मेफिस राइन नदी पर स्थित असत्य है। मेफिस राइन नदी पर स्थित नहीं है।
पांचवा है कि लेबनान में ट्रिपोली टैंकर पतन है, बिल्कुल सत्य है। आगे दिया गया अति लघुरात्मक प्रश्न, तो इसका पहला है कि व्यापार के स्तर कौन कौन से होते हैं? राष्ट्रीय व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इसको नीचे पढ़ेंगे हम। राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? जब एक ही राष्ट्र की सीमाओं के, यानी कि जब एक ही देश की सीमाओं के अंदर वस्तुओं की सेवाओं का आदान प्रदान होता है तो राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यानी कि भारत की जो भी वस्तुएं चीजें उसका आदान प्रदान भारत में होता है तो इसे राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न राष्ट्रों के मध्य राष्ट्रीय सीमाओं का आर पार वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान का राष्ट्रीय व्यापार का। जैसे चीन और भारत के तो पहले मोबाइल, टीवी, कूलर ऐसी चीजें वहां से आया करते थे, इसलिए वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता था। इस प्रकार से दो राष्ट्र तीन राष्ट्रों के मध्य होने वाला व्यापार का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। चौथा, वस्तु विनिमय व्यवस्था क्या होती है? तो वस्तु के बदले वस्तु लेन देन करने वाली व्यवस्था को वो क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय कहते हैं। पांचवा, भारत के किस क्षेत्र में आज भी वस्तु विनिमय देखने को मिलती है? तो गोवाट यानी कि असम से 35 किलोमीटर दूरी जगराड़ में जनवरी माह में लगने वाले जोन व्हील मेले में भी वस्तु विनिमय व्यवस्था देखने को मिलती है। कहाँ पर? गुवाहाटी। कहाँ पर मिलती है? जागीराड़ में मिलती है। और कहाँ पर स्थित है? गुवाहाटी में। गुवाहाटी कहाँ पर स्थित है? असम में है। जोगीराड़ कितने किलोमीटर? 35 किलोमीटर है। कौन से माले में लगते हैं? जोन बील मेला लगता है, उसमें वस्तु विनिमय की व्यवस्था देखने को मिलती है। छठा किस्म, सैलरी शब्द से क्या आशय है? सैलरी गाँव में कहते हैं कि तनख्वाह मिलेगी, सैलरी मिलेगी, लेकिन सैलरी यहाँ पर अलग है। सैलरी शब्द लेटिन भाषा के सेरिलियम शब्द से बना है। किससे बना है? लेटिन भाषा का। और किससे बना? सेरिलियम से बना, जिसका क्या था? नमक के द्वारा भुगतान करना। सातवां, ये प्राचीन यानी कि सैलरी यानी कि किसी भी वस्तु, किसी भी कोई व्यक्ति के लिए काम करे तो उसका नमक हराम होना, इसीलिए क्या कहते हैं इसको? नमक के द्वारा भुगतान करना। साधारण प्राचीन समय व्यापार स्थानीय बाजारों तक ही सीमित क्यों था? प्राचीन समय में लंबी दूरी तक वस्तुओं का परिवहन जोखिम पूर्णता होता था। बसें नहीं थी, कारें नहीं थी, मोटरसाइकिल नहीं थी पहले, उसके कारण व्यापार पर स्थानीय बाजार तक ही सीमित है। बिल्कुल अपने स्थान जैसे जयपुर है तो ये वस्तुएं कुछ सोना है, सिर्फ सोने नहीं है। जैसे कुछ सोने की क्या है, वो है चूड़ियां हैं। चूड़ियां थी जयपुर तक ही सीमित थी, मुंबई तक नहीं जाती थी। क्यों? क्योंकि अब पहले परिवहन की सस्ता साधन की व्यवस्था नहीं थी। रेशम मार्ग क्या है? तो प्राचीन समय में रोम से चीन तक 6,000 किलोमीटर लंबाई के व्यापारिक मार्ग को रेशम मार्ग कहा जाता है। क्या क्या कहता है? रोम से चीन के 6,000 किलोमीटर दूर की व्यापारिक मार्ग को, यानी कि व्यापार की दृष्टि से करने वाले जो भी दूरी तय होते थे उसके क्या रेशम मार्ग कहा जाता था। जिसमें भारत, ईरान तथा मध्य एशिया, चीन तथा इटली के मध्य रेशम एवं तथा अन्य वस्तुओं का व्यापार हुआ करता था। नौवां कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसका परिणाम है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन विशिष्ट करना, यानी कि यदि उत्पादन ज्यादा होगा, यदि भारत में किसी चीज का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन होता है तो अलग अलग देशों में उसका उत्पादित करता है, यानी कि अलग अलग देशों में उसको बेचता है, कहने का यह मतलब है। 10वां, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किन किन सिद्धांतों पर आधारित है? अथवा में दिए गए विदेशी व्यापार कौन कौन से मूलभूत तथ्यों पर आधारित है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वस्तुओं और सेवाओं के तुलनात्मक लाभ, परिपूर्वकता, हस्तांतरणता के सिद्धांतों पर आधारित होता है। किस पर? तो एक तो अच्छी तुलना होनी चाहिए, लाभ, तुलना लाभ होना चाहिए, परिपक्व अच्छी किस्म की होनी चाहिए, हस्तांतरण उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए, सिद्धांत होने चाहिए। 11वां, वर्तमान समय में व्यापार किसका आधार है? वर्तमान समय व्यापार विश्व के आर्थिक संगठन का किसका? इसमें आप लिख सकते हो विश्व की आर्थिक संगठन का आधार है सर। क्लियर? बस आपको ये इसमें लिखना है। 12 प्रश्न की आधुनिक समय में व्यापार किससे संबंधित है? आधुनिक समय में व्यापार देशों की विदेशी नीति से, यानी कि आज के समय में जो भी हम उत्पन्न करते हैं जो भी चीजें, बस उसमें देश विदेशों में व्यापार होगा तभी तो वो लाभ प्राप्त होगा। ओके, इस प्रकार से। 13वां की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार कौन कौन से हैं? पहला है राष्ट्र संसाधन में भिन्नता, दूसरा जनसंख्या कारक, तीसरा आर्थिक विकास की व्यवस्था, चौथा है विदेशी निवेश की सीमा और परिवहन। बस ये चीजें होनी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो जाएगा आपका। क्लियर? 14वां है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के महत्वपूर्ण पक्ष कौन कौन से होते हैं? तो परिणाम हो गया, व्यापार हो गया, संगठन हो गया, व्यापार की दिशा हो गया। परिणाम है कि अच्छा होना चाहिए, व्यापार अच्छा प्रकार से चलना चाहिए, आपका चीजों की जानकारी होनी चाहिए, व्यापार की दिशा बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। मतलब व्यापार का परिणाम क्या होता है? व्यापार की गई वस्तु का वास्तविक व्यापार परिणाम तलब है। व्यापार का परिणाम है कि हम किसी भी चीज का कहीं भी बेचते हैं या फिर खरीदते हैं, उसका लाभ हमें होना चाहिए, वो व्यापार का परिणाम कहलाता है। या तो लाभ बन जाए या फिर हानि होनी चाहिए, वो व्यापार कहलाता है। बस हमें तो लाभ होना चाहिए मेरे भाई। 16वीं की 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विश्व व्यापार में क्या परिवर्तन हुए? 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत, चीन तथा अन्य विकासशील राष्ट्रों ने विश्व व्यापार के क्षेत्र में विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। साथ ही व्यापारिक वस्तुओं की प्रकृति भी बदल दी गई। साथ ही
तथा व्यापार संतुलन क्या होता है कि व्यापार संतुलन है जो क्या होता है, किसी भी देश के निर्यात यानी कि बेचना और आयात यानी खरीदना के कुल मूल्यों के बीच के सम अंतर पे व्यापार कर लो, कि कुल यानी कि बेचना और खरीदना उन दोनों में समान अंतर होना चाहिए, तभी तो व्यापार संतुलन होगा मेरे भाई। 18 प्रश्न, व्यापार संतुलन किसका प्रलेखन करता है, यानी कि किसका लेखन किसको देखता है। व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देशों को किए गए आयात एवं निर्यात की गई वस्तुओं की सेवाओं की मात्रा का प्रलेखन, यानी कि उसकी सेवाएं उसकी सेवा का लाभ हमें मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसका प्रलेखन करता है। 19वें, किसी देश का व्यापार संतुलन ऋणात्मक कब होता है, प्रतिकूल व्यापार संतुलन से क्या अर्थ? यदि किसी देश के आयात का मूल्य उस देश के निर्यात मूल्य से अधिक है, कि यदि किसी देश की आयात में बेच रहा हो, क्योंकि क्या कर रहा आयात खरीद रहा हो, लेकिन उस देश का निर्यात मूल्य से अधिक हो, तो उसे ऋणात्मक यानी हमें हमें क्या हो रही है, हमें हानि हो रही है। ओके, इस प्रकार। 20वें, की धनात्मक व्यापार संतुलन से क्या अर्थ है, यदि किसी देश के निर्यात यानी कि बेच रहे हैं, बेचने को और उस मूल्य की आयात है खरीदने के मूल्य की सतत अधिक हो, तो उस देश इसका धनात्मक अनुकूल व्यापार कहलाता है। 21वें, की द्विपार्श्विक व्यापार किसे कहते हैं, जब दो देशों के द्वारा जब दो देशों के द्वारा और एक देश एक दूसरे के साथ व्यापार किया जाता है तो उसे द्विपार्श्विक व्यापार है। जब दो देशों के बीच में एक दूसरे के साथ व्यापार किया जाता है। बहुपार्श्विक व्यापार किसे कहते हैं, जब अनेक देशों के मध्य वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है और व्यापार किया जाता है तो उसे बहुपार्श्विक व्यापार कहा जाता है। इसी के साथ हमारा ये अध्याय में ये जो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन के साथ वो कंप्लीट हो चुके हैं, सब्जेक्ट वाले जो 22 कंप्लीट होते हैं। कल हम देखेंगे सारे पूरे सब्जेक्ट वाले। सभी दोस्तों जय भारत।